आप सुन रहे हैं रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग। नमस्कार दोस्तों, मैं निमिषा माथुर आप सबके लिए लेकर आई हूँ रेडियो सबरंग का एक और बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड। गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हम सब ने ये दोहा पढ़ा है और जीवन में गुरु की भूमिका को हम सभी जानते भी हैं और मानते भी हैं। गुरु अगर द्रोणाचार्य जैसे हों तो अर्जुन को अपने लक्ष्य तक पहुंचने की राह आसान हो जाती है। ऐसी ही एक गुरु शिष्या की जोड़ी है गुरु द्रोणाचार्य यानी कि लोकेश सर और अर्जुन यानी कि सात्विका, जो कि हैं एमिटी इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 1 वसुंधरा में 12th क्लास की छात्रा। सात्विका ने अपना लक्ष्य तय कर लिया है और उस राह पर वो अर्जुन बनकर आगे भी बढ़ रही हैं। सात्विका आर्चरी करती हैं और बहुत सारे प्राइजेस भी जीत चुकी हैं। तो आइए मिलते हैं सात्विका और लोकेश सर से। थैंक यू मैम एंड मैं एमिटी स्कूल हमारी इस ब्रांच में आपका स्वागत करता हूँ। मैं लोकेश चंद, मैं आर्चरी कोच हूँ और सन 2002 से मैं प्रोफेशनल आर्चरी कोचिंग करा रहा हूँ। 10 साल मैंने इंडिया टीम के साथ लगाए हैं एंड एट प्रेजेंट ऑल्सो टाइम टू टाइम इंडिया टीम मुझे कॉल करती है कि मैं वहाँ जाऊँ और अपनी एक्सपर्टीज़ उनको दूँ। सर, बहुत खुशी हुई है जानकर कि आप इंडियन टीम को कोच कर रहे हैं आर्चरी में। तो आप अब एमिटी इंटरनेशनल स्कूल से एसोसिएटेड हैं, तो यहाँ आर्चरी का क्या स्टेटस है? 2014 में हमने यहाँ पे आर्चरी स्टार्ट की और मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि 2015 में हमको अपना पहला नेशनल मेडलिस्ट अमेठी के लिए मिल गया था और उस लड़की का नाम था संचिता तिवारी। बाद में उसको बालश्री अवार्ड भी मिला जो राष्ट्रपति के हाथों से मिलता है, प्रधानमंत्री बालश्री अवार्ड होता है। 2020 में उसने वो अचीव किया। बहुत सारे इंटरनेशनल मेडल जीते, लेकिन चेयरपर्सन मैम का ड्रीम था कि हमारे बच्चे ओलंपिक जाएं और संचिता तिवारी की जो इवेंट है वो ओलंपिक में नहीं है। तो उसको लेते हुए 2016 में हमने डिसीजन लिया कि हम रिकर्व के बच्चों के साथ ज़्यादा काम करेंगे। उसका नतीजा ये रहा कि आज बिफोर लॉकडाउन मेरे पास लगभग 100 बच्चे इस स्कूल में आर्चरी करते थे, जो कि अलग अलग क्लासों के थे, अलग अलग एज ग्रुप के थे, जिसमें 6 to 12 तक के सभी बच्चे थे। 2020 में कोविड के बाद थोड़ी सी सिचुएशन, क्योंकि स्कूल बंद रहे, लेकिन उसके बावजूद हमारे आर्चरी के बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। 20 से 22 बच्चे रोज़ प्रैक्टिस कर रहे थे, लगातार उन्होंने प्रैक्टिस की और वो उसी प्रैक्टिस का नतीजा है कि आज हमारे पास 2 बच्चे ऐसे हैं जो नेशनल लेवल पे अपना नाम कमा रहे हैं, जो अभी सिर्फ स्कूल गोइंग बच्चे हैं, अभी स्कूलों में पढ़ते हैं। जो बच्चे पास आउट हो गए उसकी एक बहुत लंबी लिस्ट है। संचिता तिवारी मैंने एक नाम बताया, एशियन चैम्पियनशिप और वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेडलिस्ट हैं। वर्तमान में ऋषभ यादव हैं जो दूसरी ब्रांच से हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा भी अमेठी के बहुत सारे बच्चे हैं जो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बता रहा हूँ कि जो स्कूल गोइंग है, अभी भी स्कूल में पढ़ते हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ा नाम इस समय है वो सात्विका है। सात्विका अभी सीनियर नेशनल खेल कर आई है और वहाँ पे उसकी 33वीं रैंक रही। देखा जाए तो 33वीं रैंक हिंदुस्तान में बहुत पीछे है, लेकिन उसकी एज को देखते हुए 33वीं रैंक बहुत ऊँची है, क्योंकि वो सिर्फ अभी सब जूनियर है। जो अंडर 17 के बच्चे होते हैं वो सब जूनियर होते हैं हमारी आर्चरी में। अंडर 20 के बच्चे वो आप जूनियर होते हैं और जब आप इस एज को भी क्रॉस कर जाते हैं तब आप सीनियर हो जाते हैं और फिर खेलने की कोई एज नहीं होती। तो सीनियर नेशनल में नॉर्मली वो लोग रहते हैं जो सर्विसेज में हैं, जो जॉब्स कर रहे हैं, जिनकी ट्रेनिंग ऑलमोस्ट 10 to 12 ईयर हो चुकी है, तो वो बच्चे वहाँ पर खेल रहे होते हैं। एंड अगर कोई सब जूनियर बच्चा, मतलब 17 साल से छोटा बच्चा, अगर अपने स्टेट के सीनियर बच्चों को हरा के, सीनियर आर्चर्स को हरा के और इस टीम में स्थान बनाता है, तभी उसको नेशनल खेलने का चांस मिलता है। तो ये पोटेंशियल हमारे यहाँ 2 बच्चों को हासिल हुआ। तो उसी में से एक है सात्विका और दूसरी है रीत त्यागी। तो दोनों बच्चों ने काम किया है हमारे स्कूल के लिए। सर, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है आपसे ये सब बातें सुन के, और उससे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं आज आपसे बात कर पा रही हूँ। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं सात्विका। तो चलिए बात करते हैं सात्विका से। सात्विका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम।
माय नेम इज़ सात्विका और मैं अभी 12th स्टैंडर्ड में हूँ। मेरे पास ह्यूमैनिटीज़ विद मैथ्स की स्ट्रीम है और मैं आर्चरी 2016 से कर रही हूँ, जब मैं 6th क्लास में थी। और उससे पहले भी मैंने स्पोर्ट्स खेले हुए हैं, जैसे टेनिस और कराटे, जिसमें कराटे में मैं ब्लैक बेल्ट थी। तो सात्विका, अभी आपने कहा आप कराटे में ब्लैक बेल्ट हैं, तो कराटे से आर्चरी में कैसे स्विच होने का आपने सोचा? हमारे वर्क एक्स के पीरियड्स होते हैं, जिसमें हमारे पास डिफरेंट क्लब्स हमें ऑफ़र करते हैं स्कूल, जिसमें 18 क्लब्स में से एक क्लब था आर्चरी करके। उसमें हमारी आर्चरी स्कूल में 6th क्लास से स्टार्ट होती है। तो जैसे ही मैं 5th क्लास से 6th में आई, तो मुझे लगा कि एक बार ट्राई करके देखते हैं कि आर्चरी होती क्या है। तो एक दिन मैं गई, फिर वो अगले दिन में ट्रांसफ़र हुआ गेम्स पीरियड में, फिर वो गेम्स पीरियड से वो इवनिंग प्रैक्टिस में शिफ्ट हुआ, इवनिंग प्रैक्टिस से फिर मॉर्निंग प्रैक्टिस में शिफ्ट हुआ, से धीरे धीरे करके वो जो रेंज था वो यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में गया, फिर वो चेंज होते होते डेवलप होता गया। सात्विका, आप 12th में हैं और 12th अपने आप में एक बहुत जिम्मेदारी भरी क्लास है, उसकी पढ़ाई भी आप कैसे मैनेज कर रही हैं, अपनी आर्चरी को और अपनी पढ़ाई को? मैम, अगर हम आर्चरी और पढ़ाई का स्केड्यूल देखेंगे तो सुबह मेरी प्रैक्टिस होती है 3 घंटे की, उसके बाद स्कूल होता है और फिर शाम को 3 घंटे की प्रैक्टिस होती है। तो जब भी फ्री टाइम होता है, मैं ट्राई करती हूँ कि मेरे जितने भी सब्जेक्ट की टीचर्स हैं वो मेरे कांटेक्ट में रहती है हमेशा। अगर मेरा काम कंप्लीट नहीं होता है तो वो मेरे को गाइड करती हैं कि बेटा ये काम कर लो आप, और उनकी जो गाइडेंस है वही इनफ है मेरे लिए कि वीकली जो मेरा काम होता है और मेरी स्टडीज़ होती है काफ़ी बैलेंस्ड रहती है। तो देखें तो आर्चरी के जितना मैं टाइम स्पेंड करती हूँ, इक्वली टाइम मैं पढ़ाई को भी दे देती हूँ दिन में। सात्विका, आपने जब पहली बार आर्चरी का इंस्ट्रूमेंट उठाया था तो कैसा लगा था आपको? मैम, जब पहली बार बो उठाया था वो एक नॉर्मल वुडन बो था, जो अभी मैं रिकर्व चलाती हूँ उससे काफ़ी डिफरेंट है। वो वुडन बो जब चलाया था, दैट वाज आफ्टर सम टाइम, 2-3 महीने बाद इट वेंट ईजी। बट जब एक्चुअल में रिकर्व बो उठाया था वो काफ़ी भारी था, और उसको शूट करने के लिए तब मेरे को समझ आया कि काफ़ी डाउट्स भी थे मन में कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मेरे को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बट आफ्टर शूटिंग सम एरोज़, आफ्टर रियलाइजिंग दैट कि येस आई कैन डू, एंड हिटिंग सम एरोज़ एट द बुल्स आई, इट वाज क्वाइट श्योर कि हाँ हो जाएगा अभी। लोकेश सर, ये अभी रिकर्व और कंपाउंड, ये 2 टर्म्स निकल के आई हैं, तो हमारे लिसनर्स के लिए इनको तो थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। रिकर्व अपने आप में डिफाइन करता है कि रिकर्व देयर इज अ 2 कर्व। अगर हम पुराने ओल्ड बोस को देखेंगे तो इट्स अ 1 कर्व ओनली, आप वो सीधा जाता है और आप ऊपर स्ट्रिंग बांध देते हैं। लेकिन उसकी फोर्स को इंक्रीज करने के लिए वहाँ पे एक कर्व और दिया है। अगर हम कुछ ऐसे कंपोजिट बो पुराने टाइप के देखेंगे जो देखने में आजकल म्यूजियम में मिल जाते हैं, तो वहाँ लगेगा आपको, देखने में इजीली हो जाएगा कि एक कर्व इनवर्ड होता है और एक ऊपर जाके जहाँ पे टिप होती है, जहाँ पे हम उसको बांधते हैं, स्ट्रिंग को बांधते हैं, वहाँ पे एक अगेन रिवर्स कर्व होता है। तो बेसिक रीज़न यही होता है कि जब आप कर्व मतलब उसको एक और कर्व लगा देते हैं और जब आप उसको रिलीज़ करते हैं, एरो को रिलीज़ करते हैं, तो एरो की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो दैट बो इज़ कॉल्ड कर्व, दैट इज़ अ ट्रेडिशनल बो। बट इन द मॉडर्न टाइम देयर इज सो मच साइंस इन्वेंशन इज़ देयर, तो कुछ बोज ऐसे बनाए गए, क्योंकि जब हम रिकर बो को पुल करते हैं तो एवरी इंच के बाद उसकी पाउंडेज, उसकी जो खींचने की जो पावर होती है वो बढ़ती है। तो मॉडर्न डेज में कुछ ऐसे बो बनाए गए, जैसे हम रॉबिन हुड को देखते हैं, एक पिक्चर आई थी, और या फिर एक रैम्बो पिक्चर आई थी, तो उसमें कुछ एक डिफरेंट टाइप के बो, एक मशीन्स दिखाई देती हैं। तो वहाँ पे होता क्या है कि बो की जितनी भी पावर होती है, क्योंकि वहाँ काइनेटिक एनर्जी का यूज़ होना होता है, वो फोर्स पुल करते हैं फिर छोड़ते हैं, एरो के साथ रिलीज होता है, तो वहाँ फोर्स को, पुलिंग फोर्स को कम करने के लिए वहाँ कुछ पुलिंग लगाई हुई है, एक टाइप ऑफ कैम्स लगाए हैं। तो जब आप बो को ड्रॉ करते हैं इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, बट एट द टाइम ऑफ द एंड, जब आप बिल्कुल लास्ट पे पहुँचते हैं जहाँ तक आपको खींचना चाहिए, जैसे कि अर्जुन के बारे में कहते हैं कि वो कान तक खींच के धनुष को छोड़ते थे, तो जब आप अपने उस पॉइंट पे पहुँचते हैं तो बो की पाउंडेज, मतलब जो बो की खींचने की क्षमता है, वो 1/3 रह जाती है। तो अगर आपने 100 किलो के बो को खींचा माने, तो वो लास्ट पे आके 30 किलो का रह जाएगा, और आपकी होल्डिंग कैपेसिटी जो कि हमें चाहिए होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। एक तो मेजर डिफरेंस तो यही है, दोनों की स्पीड में डिफरेंस है। रिकर्व की मैक्सिमम स्पीड 250 kmph तक आती है, लेकिन कंपाउंड की 350 kmph तक जाती है।
दैट इज़ द सेकंड डिफरेंस। सात्विका, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो आपको मतलब कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े, या आपको क्या लगता है कि नॉर्मल बच्चों से अलग हटके कुछ आपने किया है, या ज़िंदगी में क्या मतलब कॉम्प्रोमाइज़ेज़ हैं आपके? मैम अभी जैसे मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं और वो मुझसे पूछते हैं रोज़ कि सात्विका खेलने नहीं आती नीचे, मूवीज़ देखने चल, या फिर बाहर हमारे साथ स्नैकिंग के लिए चल। बट ये चीज़ है कि अगर मेरा फोकस शिफ्ट होता है तो मेरा यहाँ का फोकस हट जाएगा और मेरा रिज़ल्ट डाउन हो जाएगा। कॉम्प्रोमाइज़ेज़ सभी करते हैं, लेकिन एक स्पोर्ट्स पर्सन जो कॉम्प्रोमाइज़ करता है वो शायद छोटी छोटी चीज़ें होती है वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है, जैसे 5 मिनट फ़ोन में वीडियोस देखना, इंस्टाग्राम चलाना, फेसबुक चलाना। एंड ये छोटी छोटी कॉम्प्रोमाइज़ भी नॉर्मल लोगों के दिल पे बहुत लगती है कि हमने 5 मिनट स्टडी से ब्रेक नहीं लिया। पर हमारे एज अ आर्चरी प्लेयर, मेरे और जो मेरे टीममेट्स, हम सब साथ ही में रहते हैं और हमारा मेजर एम जो है कि हम एक एम बना लेते हैं कि हमें 2 साल में एक इंटरनेशनल मेडल लाना है तो लाना ही है। तो वो कमिटमेंट लाने के लिए हमें वो कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं कि हमें फ़ोन वोन सब छोड़ना पड़ता है। दूसरी सबसे बड़ी कॉम्प्रोमाइज़ जो हमने मेरे को लगता है कि मैंने करी है या मेरे टीममेट्स ने करी है, वो ये है कि हम फैमिली को बहुत टाइम नहीं दे पाते हैं। बिकॉज़ कि हम रात के 9-10 बजे तक तो घर आते हैं एंड उसके बाद स्ट्रेट हम पढ़ाई पे ही लग जाते हैं। सो इवन हमारे जो बड़े भाई बहन हैं, मेरी एक एल्डर सिस्टर है, शी इज़ इन कॉलेज राइट नाउ, वो मेरे से पूछती है कि आजा बाहर चलते हैं, नॉर्मल मॉल्स में घूम के आते हैं। आई कॉन्ट गिव दैट टाइम टू हर बिकॉज वो मेरे को अपनी पढ़ाई पे भी लगाना है। सो आई थिंक मोर देन मी, माई फैमिली इज़ मेकिंग मोर कॉम्प्रोमाइज़ फॉर मी टू डू समथिंग बिग। बहुत अच्छा लग रहा है सुन के सात्विका कि आपने इतना ज़्यादा डिसिप्लिन लाइफ अपनी कर ली है। तो क्या आपको कभी दुख भी होता है कि आप जो नॉर्मल बच्चों वाली ज़िंदगी है वो नहीं ले पा रहे हो? मैम डेफिनेटली होता है, क्योंकि जब मैं अपने अराउंड दोस्तों को देखती हूँ, जो मेरे दोस्त हैं वो क्लासेस के लाइक डांस क्लास जा रहे होते हैं, म्यूज़िक क्लास जा रहे होते हैं और मैं बस बैठ के पढ़ रही होती हूँ, अपने नोट्स कंप्लीट कर रही होती हूँ, तो डेफिनेटली एक अंदर से रिग्रेट ज़रूर रहता है कि कहीं मैं वो चीज़ें मिस तो नहीं कर रही। क्योंकि मेरे सेकेंडरी जितना भी स्कूलिंग है, हाई स्कूलिंग है, मिडिल स्कूलिंग है, सारी आर्चरी में और पढ़ाई में एक पूरा एक पाथवे बन गया था। तो अगर उस चीज़ को देखें और पर वो एक अल्टीमेटली एक डे में वो रिजल्ट आएगा, तो आई थिंक दैट रिग्रेट दैट यू हैव, इट्स जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स बिकॉज यू नो दैट यू विल गेट समथिंग मोर वन डे। दैट्स सो वंडरफुल। और मुझे बहुत मतलब खुद भी मोटिवेशन हो रहा है आपकी बातें सुन के, बिकॉज़ हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को मिस करते हैं और फिर उसके बाद हम बहुत अफसोस करते हैं कि यार हम यहाँ एंजॉय नहीं कर पाए। बट सीरियसली बहुत डिसिप्लिन लाइफ है और आई एम वेरी श्योर कि आप जो आपके गोल्स हैं आप उन्हें ज़रूर अचीव कर पाएंगे। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आप सुन रहे थे रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग।